हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स में ये वीडियो नंबर फर्स्ट है। इसमें स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम लोग वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र पढ़ेंगे। ये भाग 1 है, ठीक है। इसके बाद भाग 2 पढ़ेंगे, भाग 3 पढ़ेंगे। इसी प्रकार पहला चैप्टर समाप्त करेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग क्लास 10th का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उधर जितने लोग ना देखे हो क्लास 10th का अनसॉल्व्ड पेपर जा करके देख लें, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, स्थिर वैद्युतिकी तथा वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र, ये चैप्टर का नाम है और यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें देखिए वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश क्या होता है। पहला टॉपिक है आपका वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश में देखिए जब दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है, तो जो बड़े पदार्थ होते हैं वो छोटे पदार्थ को अपने तरफ आकर्षित करने लगते हैं। इसी गुण को कहा जाता है कि पदार्थ कैसा हो गया है, आवेशित हो गया है, अर्थात वैद्युत आवेश कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लें। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो पिंड हैं, दो पदार्थ हैं, ये एक बड़ा पदार्थ है और एक छोटा पदार्थ है। जब इनको हम एक साथ दोनों को रगड़ेंगे तो इनके बीच एक बल कार्य करने लगता है, अर्थात ये जो बड़ा पदार्थ होता है, बड़ा पिंड होता है, छोटे वाले पिंड को अपने तरफ आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है। और जो ये गुण उत्पन्न होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। इसी के अर्थात जो बड़ा वाला पिंड होता है जब छोटे वाले पिंड को अपने तरफ आकर्षित करने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, इसे हम लोग कहते हैं कि वैद्युत आवेश कहते हैं, अर्थात वो वैद्युत आवेश, इस गुण को क्या कहा जाता है, वैद्युत आवेश का गुण कहा जाता है। या हम कह सकते हैं जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे अगर लिखना है इसमें हम लोग लिख सकते हैं जब दो पिंड को एक साथ रगड़ा जाता है, जब दो पिंड को एक साथ रगड़ा जाता है तो बड़ा पिंड छोटे पिंड को अपने तरफ आकर्षित करने लगता है। तो इस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। अर्थात दो पिंड को जब एक साथ रगड़ा जाता है तो उसमें एक बड़ा पिंड होता है, छोटे पिंड को अपने तरफ आकर्षित करने लगता है। पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जो पिंड है वो आवेशित हो चुका है। जो आवेश होता है दो प्रकार के होते हैं, आवेश के प्रकार। अगला टॉपिक है हमारा आवेश के प्रकार। ये पहला टॉपिक आपका समाप्त हो गया, आवेश के प्रकार, काइंड्स ऑफ। ये जो आवेश के प्रकार हैं इसमें देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पहला धनात्मक आवेश या धन आवेश, और दूसरा कौन सा होता है, ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। चलिए इसको मिटा देते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश के प्रकार, ठीक है। इसमें देखिए आवेश के प्रकार क्या होंगे, आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश।
तो देखिए धन आवेश क्या होता है, नंबर 1 पढ़ेंगे धन आवेश। धन आवेश क्या होता है? धन आवेश में ध्यान से देखिए, जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, जो यहाँ आवेश उत्पन्न होता है वो कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धन आवेश कहते हैं। और एक है आपका सेकंड नंबर, ये क्या है? ऋण आवेश। ध्यान से देखिए ऋण आवेश क्या होता है? ऋण आवेश जब हम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऋण आवेश होते हैं। अब ध्यान से देखिए आवेश को हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे अब दैनिक जीवन में अगर आवेश को हमें पढ़ना है तब देखिए हम लोग कहाँ कहाँ आवेश को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं प्रैक्टिकल रूप से। जैसे मान लीजिए हम एक कागज लेते हैं और उसमें एक पेन ले लीजिए, कागज का एक पतला सा टुकड़ा लीजिए, उसके बाद उस पे पेन है कागज के छोटे से टुकड़े पर खूब देरी तक रगड़ते हैं, थोड़ी देर तक रगड़ते हैं। उसके बाद जब पेन को कागज के टुकड़े के साथ उठाते हैं तो वो टुकड़ा भी कागज के पेन के साथ उठने लगता है। तब कहा जाता है कि जो ये पेन है ये कागज के साथ, ये दोनों क्या हो गया, इनके बीच आवेश उत्पन्न हो गया, अर्थात ये दोनों आवेशित हो चुके हैं। जैसे मान लीजिए हम कंघी से बाल कंघी करते हैं, अगर मान लीजिए हल्का सा बाल में तेल लगा है, उसके बाद अगर हम कंघी के साथ थोड़ा सा दबा के बाल को कंघी करते हैं तो जब उठाते हैं कंघी उसके साथ तो हल्का हल्का बाल भी कंघी के साथ उठने लगता है। तब इसे कहा जाता है कि ये बाल भी कंघी के साथ कैसा हो गया है, आवेशित हो चुका है। यही है आवेश। और आवेश को हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, चाहे जो भी दो पदार्थ है रगड़ने पर अगर उनमें कुछ बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण जो उत्पन्न हो रहा है वो किसके कारण होता है? आवेश के कारण। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश किसे कहते हैं? जब कोई कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने के बाद अगर जो हमारे पास जो छड़ है वो छोटे छोटे तिनके कागज के टुकड़े वायु के अणु आदि को अपने तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न होता है उसके अंदर, वो क्या होता है? धन आवेश होता है। और जब हम एबोनाइट की छड़ को लेकर के बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो इसमें जो छोटे छोटे कण, कागज के टुकड़े, तिनके आदि को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। इसी प्रकार आवेश का ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। चलते हैं इसके बाद अगले टॉपिक पे। यहाँ से थोड़ा सा इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे। देखिए आवेशों के जो गुण होते हैं, अगर इनके आवेशों के गुण के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं, ठीक है, दो आवेश लेते हैं। पहला कंडीशन होता है, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है। मान लीजिए ये हमारे पास एक धन आवेश है, ठीक है, कैसा है? धन आवेश है, ये धन आवेश है। और दूसरा एक ले लेते हैं अपने पास, ऋण आवेश ले लेते हैं। अब देखिए आवेशों में एक गुण होता है, यहां से क्या निकलती रहती है? सदैव बल रेखा निकलती है। तो धन सिरा जो है इसका, यहां से बल रेखा निकलेगी और इसमें डायरेक्ट प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। अगर यहां से निकलने के बाद ऋण आवेश में डायरेक्ट ये प्रवेश कर रही है तो इनके बीच जो एक गुण उत्पन्न होगा
वो किसका होगा, अर्थात ये दोनों सिरे, अर्थात अगर मान लीजिए कोई भी ये पदार्थ है या मान लीजिए चुंबक है, कुछ भी है, अगर इसका धन सिरा है और इसका ऋण सिरा है, अगर दोनों को एक साथ मिलाया जाएगा तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। और मान लीजिए अगला एक पॉइंट और सेकेंड नंबर पॉइंट है, अगर इसमें हम ऋण आवेश ले लेते हैं, यहां धन आवेश ले लेते हैं, अब यहां से जो अगर ये धन आवेश है, यहां से जो बल रेखा निकलेगी वो डायरेक्ट किस में प्रवेश करेगी, ऋण आवेश में प्रवेश कर जाएगी। तो इनके बीच भी क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। और सेम यही कंडीशन अगर मान लीजिए अगला कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, इसमें धन आवेश लेते हैं और अगला एक पिंड है, वो भी क्या है, उसका भी अगला वाला सिरा क्या है, धन आवेश है। तब देखिए इनमें क्या होगा, यहां से भी बल रेखा बाहर की तरफ निकलेगी और यहां से भी बल रेखा बाहर की तरफ निकलेगी, अर्थात दोनों बल रेखाएं एक दूसरे से टकराएंगी तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर मान लीजिए एक सिरा हमारे पास और है, क्या है, ये ऋण आवेश है और यहाँ अगला सिरा हमारे पास है, वो क्या है, ऋण आवेश है। अगर दोनों का सिरा, अब देखिए इसमें बल रेखा क्या करेगी, प्रवेश करेगी और यहाँ भी प्रवेश करेगी बल रेखा। देखिए दोनों बल रेखाएं एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में बल लगा रही हैं, तो इनके बीच क्या होगा, इनके भी बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जैसे मान लीजिए बचपनावस्था में हम लोग एक खेला खेला करते थे, जैसे दो चुंबक है हमारे पास, तो चुंबक को रख करके एक चुंबक के पास रखते थे तो दोनों गुण उत्पन्न होता था। कभी कभी वो चुंबक दूसरे चुंबक को अपने तरफ आकर्षित करता था और कभी कभी वह चुंबक दूसरे वाले चुंबक को बाहर की तरफ धकेलता था। तो कंडीशन यही होते थे, अगर वहां दोनों का सिरा, दोनों समान सिरे जब मिल जाते थे तब चुंबक क्या होता था, दूसरे चुंबक को बाहर की तरफ धकेलता था। और एक कंडीशन ये होता था, अगर ये विपरीत प्रकार के सिरे मिलते थे तो वो अपने तरफ क्या करता था, आकर्षित करता था वो चुंबक। अब यहां से देखिए, जैसे ही अगर मान लीजिए दोनों चुंबक हैं, अगर हम इनको हल्का सा, ये धन सिरा है इसका, ये भी धन सिरा है, अगर हल्का सा ये वाला चुंबक हल्का सा तिरछा हो जाता था या ये हो जाता था, तुरंत इनके बीच क्या हो जाता था, आकर्षण। और अगर हम सही इसके दोनों सिरों को मिलाते हैं तब क्या होता था, प्रतिकर्षण। तो हम कह सकते हैं अगर दोनों पिंड के समान सिरे मिलते हैं तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अर्थात यहां नोट में लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, समान प्रकार के, समान सिरे मिलने पर पदार्थों के बीच, पदार्थों में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है तथा विपरीत सिरों को मिलाने पर, विपरीत सिरों को मिलाने पर आकर्षण होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं अगर दोनों सिरे समान प्रकार के सिरों को मिलाने पर पदार्थों के बीच क्या होता है, समान है तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, अगर विपरीत प्रकार के दोनों सिरे हैं तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। इसी प्रकार ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश क्या होता है, दो पदार्थों को जब एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो जो बड़ा पदार्थ है छोटे पदार्थ को अपने तरफ आकर्षित करने लगता है, इस घटना को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है, जब रेशम को, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का जो गुण उत्पन्न होता है उसे धन आवेश कहते हैं। और जब एबोनाइट की छड़ को लेकर के बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो इनमें जो छोटे छोटे तिनके, कागज के टुकड़े आदि को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की
जो घटना उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। और इनमें तुम्हें दिखा दिया गया आपको कि अगर दो पदार्थ हैं उनके समान प्रकार के सिरों को मिलाने पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तथा विपरीत प्रकार के सिरों को मिलाने पर क्या होता है, आकर्षण होता है। अब चलते हैं इसके बाद वैद्युत आवेश को पढ़ रहे हैं। तो वैद्युत आवेश अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए मात्रक के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। देखिए आवेश का कोई सूत्र हम लोग जानते हैं, हाँ जानते हैं। क्या जानते हैं, अगर मान लीजिए आवेश वैद्युत आवेश है तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल q से। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, वैद्युत धारा से निकालते हैं। वैद्युत धारा बराबर क्या होता है आवेश बटे समय। अर्थात अब देखिए धारा को I से, आवेश को Q से, समय को T से, तो Q बराबर क्या कह सकते हैं, IT होता है, ठीक है। Q बराबर क्या होता है, IT। ये तो क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और समय का मात्रक सेकेंड होता है। अर्थात कूलाम जो होता है ये एम्पियर इंटू सेकेंड के बराबर होता है। इसका आवेश के दोनों मात्रक हैं, आवेश का मात्रक SI मात्रक कूलाम भी होता है और एम्पियर सेकेंड भी होता है, ठीक है। तो कूलाम के जो मात्रक थे, आवेश के जो मात्रक थे वो क्या होते हैं, कूलाम और एम्पियर सेकेंड दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार ये कूलाम होता है, अर्थात आवेशों के बारे में सबसे पहले कूलाम जी ने एक नियम प्रतिपादित किया था। इसीलिए आवेश के मात्रक को कूलाम के नियम अर्थात कूलाम के नाम पर रख दिया गया, ठीक है। चलिए इसके बाद इसमें देखिए, अब हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं। आवेश अभी पढ़ रहे हैं तो आवेश का मात्रक हम लोग पढ़ लिया। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। अब देखिए आवेश के संबंध में एक नियम और है थोड़ा सा। जो आवेश होता है न इसे उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, न आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अगर आवेश को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा यहां लिख लेंगे, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और न ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को ना नष्ट किया जा सकता है और ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी समाप्त हो गया। आवेश एक पूरा टॉपिक आज वैद्युत आवेश समाप्त हो जाएगा, ठीक है। वैद्युत आवेश एक पूरा टॉपिक था, वो पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, ना उसे नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक दूसरे से परिवर्तित किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, अर्थात आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के आधार पे थोड़ा सा आवेश के बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में, अर्थात इसमें थोड़ा सा आवेश संरक्षण को पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर
आवेश संरक्षण को पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 कण होते हैं, ठीक है, तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। अगर कोई पदार्थ है, इसके बाह्यतम कोश में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। बाह्यतम कोश में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर एक ठोस भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और नाभिक के अंदर कौन पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है प्रोटॉन के अंदर जो थोड़ा सा अंतराणुक स्थान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और इस कण को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। बाह्यतम कोश में जो चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। फिजिक्स में केवल इतना हमें इसमें समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पदार्थों के बाह्यतम कोश में चक्कर लगाते हैं और इन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। और इसी प्रकार हम लोग कहेंगे तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो इस पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश किस पर होता है? प्रोटॉन पर होता है। कोई आवेश नहीं होता, अर्थात न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें पदार्थ के चक्रण के अर्थात इलेक्ट्रॉन के चक्रण के आधार पे एक पदार्थ में अगर इस पर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आवेश से समझें तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश में चक्कर लगाते रहते हैं उस पर जितना आवेश होता है उतना एक प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। उतना ही एक प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इस पर धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अर्थात जो नाभिक होता है, इस नाभिक के अंदर कौन कौन पदार्थ पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जब प्रोटॉन पर कोई आवेश, प्रोटॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, तो हम कह सकते हैं जो नाभिक होता है वो कैसा होता है? नाभिक हमारा धन आवेशित होता है। अर्थात नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। और कितना धन आवेश होता है? जब इसके अंदर कौन कौन स्थित है? कौन कौन स्थित है? इसके अंदर केवल प्रोटॉन स्थित है, तो इसके अंदर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। तो इसी प्रकार इसके आधार पे हमें केवल इतना समझना था कि इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋण आवेश होता है जितना एक प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। अर्थात प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर उतना ही धन आवेश होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और कितना एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। और एक प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम धन आवेश होता है। अर्थात न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। ये जो आवेश होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता। अर्थात नाभिक के अंदर कौन पाया जाता है? केवल प्रोटॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इसीलिए पूरा नाभिक क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। इसी प्रकार ये भी टॉपिक आपका समाप्त हुआ। एक अल्फा कण के बारे में पढ़ लेते हैं। एक अल्फा कण पर जितना आवेश होता है ये निश्चित होता है। कितना होता है? इसके एक अल्फा कण है, अगर कोई कण है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होंगे। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, बीच में प्रोटॉन होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। और एक प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। जब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में -1.6, अब देखिए ये जो आवेश होता है ये केवल वो प्रदर्शित करने के लिए होता है। अगर टोटल आवेश पूछा जाए
तो ऐसे तो आप अगर इनको डायरेक्ट प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य। ये जो होता है केवल एक ऋण आवेश प्रदर्शित करने के लिए देखा जाता है। जो एक कण होगा इस पर इतना ऋण आवेश होता है, इतना धन आवेश होता है, लेकिन टोटल कितना आवेश होता है तब कितना हो जाएगा, तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम में 1.6 × 10⁻19 कूलाम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.2 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। किस पर, एक अल्फा कण पर। एक अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 3.2 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, इसी प्रकार आवेश से संबंधित ये पूरा टॉपिक आज हमारा समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। पूरा फिजिक्स आपका फाइनल किया जाएगा, लगे रहिए आप वीडियो में। ठीक है, रेगुलर वीडियो पड़ेगी आपकी। आज ये इसमें वैद्युत क्षेत्र तथा उसका वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें पहली वीडियो है, भाग 1 है। हम लोग पढ़ेंगे भाग 2, भाग 3। जब तक समाप्त नहीं हो जाता वैद्युत आवेश तब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे इसी में भाग करके। ठीक है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके, और आंकिक प्रश्न भी कराएंगे लास्ट में। जब पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। ठीक है, टेस्ट भी क्वेश्चन पड़ेगा यूट्यूब पे। ठीक है, आप देखते रहिए। बस आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगे रहिए। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।